नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की कहानी है ना? और ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है सिलेबस में। तो आज हम पढ़ेंगे वापसी। वापसी का जो समय है 1960 है, इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है ना? और इसमें रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है इस कहानी के लिए? तो उन्होंने कहा कि नई कहानी के दौर की बहुचर्चित कहानी है। उषा प्रियंवदा की जो कहानी है वापसी, ये नई कहानी के दौर की बहुचर्चित कहानी है ना? और इस कहानी में क्या दिखाया गया है, ये कहानी क्या है तो इसमें आधुनिक युग के वास्तविक यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है। जो आधुनिक युग है, किस प्रकार बच्चे पिता को जब सेवानिवृत्त होके आते हैं तो उनको मतलब उनका रहना, उनका टोकना वो सब अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ पे दिखाया गया है ना? आधुनिक पीढ़ी के लिए परिवार में पुराने मूल्यों की तरह पिता का भी कोई स्थान नहीं है ना? तो कोई अलग घर के अलग रहने की सोचता है ना? कोई पिता की बात नहीं सुनता। तो यहाँ पे बहुत ही अम, मार्मिक कहानी यहाँ पे है ना? जिसमें जो सेवानिवृत्त गजाधर बाबू हैं, आते हैं 35 वर्ष के बाद। 35 वर्ष के बाद वो नौकरी से सेवानिवृत्त होके आते हैं। उनके अकेलेपन, है ना? उनके अकेलेपन, पारिवारिक उपेक्षा, टूटने, मानवीय रिश्तों को टूटने की कहानी यहाँ पे दिखाई गई है। फिर वो मतलब ये मध्यवर्गीय पीड़ा की कहानी किस प्रकार वो आते हैं, बहुत ही अपने मन में उल्लास लेके कि मैं मुझे परिवार के साथ रहना है। वो कभी भी परिवार के साथ नहीं रहे क्योंकि वो अलग रहते थे, अलग जॉब करते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए कि मतलब पढ़ाई हो, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। फिर जब वो घर आते हैं तो उनको घर में किस प्रकार उनको अलग कर दिया जाता है, अलग से कमरा दिया जाता है ना? तो फिर वो अपने आत्मसम्मान के लिए फिर से दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं, है ना? मतलब वो अपनी पत्नी को भी बोलते हैं कि तुमको भी साथ में चलना हो तो चलो, पर वो नहीं जाती हैं, ठीक है? वो नहीं जाती, बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी तो इन सबका क्या होगा, ठीक है? तो वो भी नहीं जाते हैं। तो इनमें इनके 4 बच्चे हैं अगर पूछा जाएगा तो वो गजाधर बाबू की 4 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। तो बड़े बेटे का नाम है अमर, है ना? अमर है, अमर बड़ा बेटा है जिसकी पत्नी है ना? और नरेंद्र छोटा बेटा है। नरेंद्र जो है वो छोटा बेटा है, ओके? और एक बड़ी बेटी है क्रांति, क्रांति की शादी हो चुकी है ना? उधर जो बड़ा बेटा है अमर उसकी शादी हो चुकी है, क्रांति की शादी हो चुकी है और बसंती छोटी बेटी है। बसंती को ही रोक-टोक करते हैं तो फिर वो खाना नहीं खाती, कॉलेज नहीं जाती, है ना? तो इधर बसंती और गणेशी जो है वो नौकर है ना? मतलब वो जो जहाँ पे रहते हैं वो तो खाना-पीना लाता है, सब कुछ उनकी सेवा करता है रेलवे स्टेशन में, है ना? क्वार्टर के पास वो क्वार्टर में ही वो गणेशी रहता है, ठीक है? तो हम चलते हैं कहानी को पढ़ लेते हैं, ठीक है? गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई, है ना? वो देखते हैं 2 बक्से हैं, डोलची है, बाल्टी है, ये डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी ने बिस्तर बांधता हुआ कुछ कहता है ना? तो गणेशी जो उनका उनके साथ रहता है, उनके खाने-पीने का हर चीज़ का ख्याल रखता है। यहाँ पे गणेशी क्योंकि वो घर आ रहे हैं, गर्व कुछ दुःख कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं आपके लिए, है ना? कहा बाबूजी को पसंद है, कहा हम गरीब लोग के मतलब हम अब गरीबों का आप कहाँ खाएँगे, आपकी कुछ खातिर कर पाएँगे, मतलब हम गरीब अब कुछ आपके लिए नहीं कर पाएँगे। मेरी मतलब पत्नी ने आपके लिए लड्डू भेजा है बेसन के, है ना? घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। एक विषाद का अनुभव किया जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी-कभी हम लोगों के भीतर खबर लेते रहिएगा, है ना? बोलता है गणेशी कभी-कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गणेशी बिस्तर में रस्सी बाँधता हुआ बोला, कुछ कुछ कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, अगहन तक बिटिया की शादी कर दोगे ना? है ना? तो अगहन तक गणेशी की बिटिया की शादी थी। गणेशी ने अगोछे से छोर में आँखें पोंछी, मतलब वो रोता है। अब तो आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर
का यह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था आंगन। आंगन में रोप पौधे भी जान-पहचान के लोग ले गए थे। जगह-जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। एक पत्नी बाल-बच्चों के साथ रहने की कल्पना ये बिछो एक दुर्लभ लहर, है ना? तो मतलब वो सोच रहे थे कि अब घर जाना है। उठकर विलीन हो गई, मतलब उस घर से अब अलग हो रहे हैं। गजाधर बाबू खुश थे। क्या थे? खुश थे क्योंकि वो अपने घर जा रहे थे। बहुत खुश थे, 35 वर्ष, है ना? 35 साल बाद वो घर जाते हैं। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर ही काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव को बोझ ढो रहे हैं। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है ना? उनकी संसार की दृष्टि में जीवन सफल कहा जा उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। कहाँ बनवाया था? शहर में। और बड़े लड़के अमर और क्रांति की शादी कर दी थी। बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊँची कक्षा में पढ़ रहे थे। मतलब अभी दोनों बच्चों की शादी करनी थी। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशन पर रहते थे। उनके बच्चों और पत्नी शहर में जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे। ठीक है, इनका स्वभाव अगर पूछा जाएगा पेपर में कि गजाधर बाबू का स्वभाव कैसा था? तो बहुत ही स्नेही व्यक्ति थे, स्नेह के आकांक्षी थे, है ना? आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हँसता-खेलता, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनका जीवन में गहन सूनापन भर उठा था। खाली क्षणों में उनके घर में टिका ना जाता था। कभी प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती और दोपहर में, है ना? गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती। उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम-गरम रोटियाँ सेक के देती थी। वो सोचते थे कि जब मेरी पत्नी साथ में थी, उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा-सा कुछ और थाली में मतलब डाल देती थी, परोस देती थी। बड़े प्यार से आग्रह करती कि जब वह थके-हारे बाहर आते तो उनकी आहट पाकर रसोई के द्वार पर निकल आती। उसकी लज्जा, है ना, सजल आँखें मुस्कुरा उठती गजाधर। तो गजाधर बाबू तो तब हर छोटी बात भी याद है, मतलब उसको सारी छोटी-बड़ी बातें याद हैं। वह उदास हो उठे। अब तो कितने वर्ष बाद वह अवसर आया था जब वह फिर से उसी स्नेह, आदर के मध्य रहने जा रहे थे, मतलब अपने परिवार के बीच रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह-रह कर कहूँ की आवाज़ आ रही थी, मतलब घर पहुँच गए। इतवार का दिन था, है ना? मतलब इतवार संडे का दिन था। उन सब में बच्चे इकट्ठा थे। सब में सब लोग वहाँ पे इकट्ठा थे और कर नाश्ता कर रहे थे, इकट्ठा होके नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू ने सूखे चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खाँसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गति रात्रि की फ़िल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था। बसंती हँस-हँस कर दूरी होती जा रही थी। अमर की बहू अपने तन-बदन में आँचल में घूँघट डाले, है ना? वह कोई होश न था। मतलब उसकी कहाँ पे आँचल है उसको होश नहीं था। वह उन्मुक्त रूप से हँस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया। चाय का प्याला उठाकर मुँह से लगा लिया। बहू को होश आया और उन उसने झट से माथे मतलब माथा ढक लिया, सिर ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रहकर हँसी को दबाने का प्रयत्न कर रहा था। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, "क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी?" "कुछ नहीं बाबूजी," नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा, है ना? गजाधर बाबू ने कहना चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, है ना? पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित होकर चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी-सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, "बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या?" बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूँट पी रहा था, है ना? पीकर उठा
खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है ना? मतलब अपनी बेटी को क्या कहते हैं? बिट्टी। बिट्टी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तब पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्ध का लोटा लिए, है ना, निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी अठ मतलब उठ गई और पत्नी ने आकर मतलब वहां से पत्नी मतलब बसंती देखती है कि मम्मी आ गई है तो वो चली जाती है। गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ चले गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कर गई, मतलब करक उठी। वो अपने अपने कमरे में लग गए, आखिर बच्चे ही है ना? पत्नी आकर चौके पे बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तन को देखा, फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, इस घर में धर्म धर्म कुछ नहीं है ना? पूजा करके सीधे चौके में घुसी। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा, उत्तर न मिला तो एक बार फिर ऊंचे स्वर में कहा, फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा कहीं पे, मतलब नौकर को, बाजार। एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठे-बैठे बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्होंने अचानक ही गणेशी की याद आई। मतलब उसको गजाधर बाबू को गणेशी की याद आती। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले ही गरम-गरम पूड़ियाँ, जलेबियाँ बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे 2.5 चम्मच, है ना? और चीनी, मतलब चीनी पूरे 2.5 चम्मच। गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, तो रानीपुर स्टेशन, ठीक है, रानीपुर पैसेंजर जाती थी। गणेशी की चाय पहुंचने में भी कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उस रास्ते में कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन के उनके विचारों में व्याघ्रात पहुंचा कि वह कह रही थी कि सारा दिन इसी खिच खिच पे निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। जरा जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कॉलेज ही जाना होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया कि तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है, शरीर में वह शक्ति नहीं बची है। तुम तुम्हारी और भाभी दोनों मिलकर उनके काम में हाथ बटाना चाहिए तुम दोनों को। बसंती चुप रह गई। उनके जाने के बाद माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं, है ना? मतलब शीला के घर जाती है, उनके घर में हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती ही नहीं है। नाश्ता गजाधर बाबू के घर पे बैठ के, मतलब बैठक में चले गए नाश्ता करके, ठीक है, नाश्ता करके वो चले जाते हैं। छोटा घर था। घर कैसा था? छोटा था, है ना? क्योंकि शहर में बनवाए थे। ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उनमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान ना बचा था, जैसे कि मेहमानों के लिए, है ना? कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया गया था। उसी प्रकार बैठने की कुर्सियों को भी दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू ने एक पतली सी चारपाई डाल दी थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायासी अस्थायित्व का अनुभव करने लगे थे। उन्हें याद हो आती थी कि रेलगाड़ियों की तो आती जाती थोड़ी देर रुक जाती थी, किसी लक्ष्य की ओर चल देती थी, है ना? पर घर छोटा होने के कारण बैठने में भी अब अपना प्रबंध किया, मतलब वो बैठक में रहने लगे, ठीक है। उनकी पत्नी के पास अंदर छोटा कमरा अवश्य था, ठीक है। पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा था। वह एक और दाल चीनी, मतलब घी का सामान, जो भी किचन का सामान होता है वो रखा हुआ था उनकी पत्नी के रूम में, डिब्बे से घिरा था, है ना। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां, दरियां, लिपटी हुई रस्सियां बंधी हुई थी। ओके। उसके और फिर वहां पे यहाँ पे क्या होता है कि टीन के बक्से घर के अंदर गर्म पड़े हुए थे। बीच में एक आंगन अलगनी बधी हुई थी, जिस पर बसंती के कपड़े
लापरवाही से पड़े हुए थे। मतलब उनकी माँ के कमरे में सब कुछ पड़ा हुआ था। घर का दूसरा कमरा अमर की बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामान की ओर था, बैठक था, है ना, जो सामने की ओर था। तो सबसे पहले उनकी पत्नी का कमरा था, फिर उनकी बहू का कमरा, फिर सामने की ओर बैठक। गजाधर बाबू के आने से पहले ही उसमें अमर की ससुराल में आए हुए बेड, 3 कुर्सियां, सेट, सब कुछ रखा हुआ था। ठीक है? तो जो भी उसको ससुराल से मिला था, वो सब वहां पे बैठक में रखा हुआ था। कुर्सियों पर नीली गद्दियों और बहू के हाथों के कूढ़े कुशन थे। नीली गद्दी थी, है ना? कलर भी दिया हुआ है कि नीली गद्दी और बहुओं के हाथ के कड़े कुंचन लगे हुए थे। जब कभी उनकी पत्नी कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वो अपनी चारपाई में बैठ कर कर डालना मतलब कर जाती थी बैठकर। वह कई दिन चारपाई लेकर आ गए, है ना? वह एक दिन चारपाई लेकर आ गए। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छोड़ी। ठीक है, अब पति पत्नी के यहाँ पे बात होती है। ठीक है, घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्चा कम होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि रिटायर होके आए हैं तो पैसे कम रहेंगे, तो खर्चा कम कर दो तुम लोग। सभी खर्च तो वाजिब है ना? वाजिब वाजिब है, किसका पेट काटूं? यहाँ यहीं जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई हूँ। मन मन का पहनना ना ओढ़ना, है ना? तो ये इनकी पत्नी कहती है कि अब सभी खर्च तो कम ही है, कहाँ से क्या करे, पेट काटे। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनके अपनी हैसियत न छिपी थी, मतलब उनकी पत्नी से हैसियत नहीं छिपी थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उनका उल्लेख करती, वह यह स्वाभिमान, मतलब यह स्वाभाविक था, है ना, कि वो बोल रही थी कि ना कभी ज्यादा खाया ना पहना। उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। मतलब वो अपने पति का साथ नहीं दिए, इसीलिए मतलब वो बोलती हैं कि क्या क्या करे। उन उसने यदि राय बात की जाती तो प्रबंध कैसे, चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उसने तो केवल शिकायत की जाती थी, है ना? उससे केवल शिकायत की जाती थी। परिवार की सब परेशानियों के लिए वह जिम्मेदार थे। कौन? गजाधर बाबू। तुम्हें किस बात की कमी है? ठीक है, तो यहाँ पे गजाधर बाबू कहते हैं कि तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है गजाधर बाबू का, कि सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा, कहने के साथ ही अनुभव भी किया। ठीक है, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, अंदर से वो बोले। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। वो बोलती हैं कि हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। आज रसोई करने गई, देखा, देखो क्या होता है। कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों में कोमल स्पर्श से उनकी मुस्कान, है ना, मतलब पहले कैसी थी अब कैसी हो गई। याद से उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि लावण्य में युवती के जीवन की राह में कहीं कोई खो गई, है ना, कहीं खो गई है। उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके उनके मन और, मतलब कि जो पहले थी वो अब अलग हो गई है। प्राणों के लिए नितांत अपरिचित। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी भरी सी शरीर बहुत ही बेडौल कुरूप लग रही थी, है ना, कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी की ओर देखते रहे, फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा। उनकी पत्नी हड़बड़ाकर बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। वह अंदर भागी, थोड़ी देर में लौट कर आई। उनका मुंह फूला हुआ था। देखो बहू को चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी सबको? वह सांस लेने को रुकी कि बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारे डिब्बे घी के उड़ेल कर रख दिए। जरा सा दर्द नहीं है ना? जरा सा दर्द नहीं है। कमरे वाला हाड़ तोले और यहाँ चीजें लूटे। जरा सा, मतलब कमाने वाला यहाँ पे हाड़ तोड़ रहा है, कमाया जा रहा है, यहाँ चीज लूटी जा रही है। मुझे तो मालूम था यह सब काम किसी के बस का नहीं है, उनकी पत्नी बोलती है। ठीक है, गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और
बोलेगी तो उनके कान झनझना उठेंगे, ओंठ भी क्या होंगे, भीज करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला ना जा सका। बाबूजी चुपचाप खाकर उठ गए। नरेंद्र थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ, बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। है ना? बसंती तो नक्कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमने खाना बनाने को कहा किसने? नरेंद्र ने चिल्लाया, है ना, कि अगर तुमको खाना बनाना नहीं आता तो तुमने क्यों बनाया? बाबूजी ने कहा था। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर नरेंद्र ने माँ को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया, है ना? तो गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, कितनी बड़ी लड़की हो गई, उसे खाना बनाना तक नहीं आता। क्या शहूर नहीं आया, मतलब का खाना बनाने का शहूर नहीं है? अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती है, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठे गजाधर बाबू ने टोका, कहाँ जा रही हो? पड़ोसी के घर, शीला के घर जा रही हूँ। बसंती ने कहा बसंती ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। शीला के घर, बसंती ने कहा, मतलब वो जा रही है शीला के घर, तो यहाँ पे गजाधर बाबू कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। ठीक है, तो टहलने कब जाते थे? शाम को। लौट कर आए तो देखा, पत्नी ने कहा, क्या कह दिया? बसंती को शाम से मुंह फुलाए पड़ी हुई है, खाना भी नहीं खाया उसने। गजाधर बाबू खिन्न हो गए, है ना, गुस्सा हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी से जल्दी कर देना, मतलब जल्दी कर देनी चाहिए। बाद में बसंती पिता से बची बची रहने लगी, मतलब उनके नजर के सामने नहीं आती थी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती थी। गजाधर बाबू ने एक दो बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ, है ना, लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अगल अलग रहने की सोच रहा है। ठीक है, अमर बेटा अब अलग रहने की सोच रहा है, क्योंकि पिताजी आ गए हैं। क्योंकि गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा, क्यों? पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायत थी कि उसका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, उनको आने जाने वाले हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे, मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था। सास जब तक फूहड़पन बरताने देती रहती थी, है ना? तो हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी क्या? गजाधर बाबू ने पूछा, है ना? गजाधर बाबू पूछते हैं कि क्या मेरे आने से पहले भी इस तरह की बात हुई कि अमर अलग रहने की सोचता है? पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक नहीं न थी। अमर के दोस्त प्रायः यही अड्डा जमा रहता था, घर में बैठक में। अंदर नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगले दिन बहुत वह सुबह घूम कर लौटे। उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं थी। अंदर जाकर पूछने पूछने वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठक में, मतलब बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने से मुंह खोला कि बहू कहाँ है, तो कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी को कोठरी में झांका तो अचार रजाई, यहाँ पे पानी के डिब्बे, चारपाई लगी हुई थी, उनकी चारपाई पत्नी के डिब्बे, मतलब कमरे में चली गई थी। गजाधर बाबू ने कोट उतारा, कहीं टंगाकर दीवार पर नजर दौड़ाई, उसे मोड़ कर अलग रख दिया, है ना, और एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पे लेट गए। ठीक है, यहाँ पे लेट जाते हैं वो। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते जाते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे, पटरी पर रेल की पहियों की खटखट, जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजन की चिघाड़ में उनकी अकेली रातों की साथी थी सेठ राम जी, है ना, राम जी, यहाँ पे याद रखिएगा, एक राम जी मल है
है ना? रामजी मल की मिल में कुछ लोग कभी-कभी पास आ बैठते थे, वही उनका दायरा था, वह उनके साथी थे। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ, उन्हें लगा कि वह ज़िंदगी द्वारा ठगे गए हैं, है ना? उन्होंने जो कुछ चाहा, उन्होंने उनसे कुछ एक बूँद भी ना मिला, ठीक है? और लेटे हुए वह घर के अंदर आते, विविध स्वरों में सुनते, मतलब सब कोई बात कर रहे थे पर उनसे कोई बात-वूत नहीं कर रहा था। बहू सास की छोटी-सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तन की खटपट और उसी में 2 गौरैये का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो घर की किसी भी बात में दखल ना देंगे। यदि गृहस्वामिनी के लिए पूरे घर की एक चारपाई एक ही जगह है, चारपाई की जगह एक ही है, तो यहीं पड़े रहेंगे वो। मतलब अब किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कहीं डाल भी दी गई तो वहाँ चले जाएँगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। है ना? उसी उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोलते थे। नरेंद्र रुपए माँगने आया तो बिना कारण पूछे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अधेरा हो जाने के भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम ये था कि उनकी पत्नी ने भी उनसे कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। मतलब वो इस प्रकार कर रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे थे, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पत्नी के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने का कारण शांति ही थी, है ना? कभी-कभी भी कह उठती थी, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़िए, है ना? आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे खड़े बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन निमित्त मात्र है ना? जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी माँग में सिंदूर डालकर अधिकारिणी है, वह समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनके सामने वह 2 वक़्त के भोजन की थाली रखकर सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती। वह घी, चीनी के डिब्बे में इतनी रमी हुई है कि अब वह संपूर्ण दुनिया बन गई है उसका, मतलब जो किचन है। गजाधर बाबू ने जीवन को केंद्र नहीं हो सकते, मतलब गजाधर बाबू उसके जीवन का केंद्र नहीं हो सकते। उन्होंने तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद उनका अस्तित्व उस वातावरण में एक भाग ना बन सका, है ना? मतलब जब से बेटा बोल दिया अमर कि मुझे हम अलग रहना है, तो उन्होंने घर में बोलना ही बंद कर दिया। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई, है ना? मतलब वो बहुत खुश होके आए थे कि बच्चों के साथ रहेंगे। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन चाय बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी कि इतना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसे बनाता है, खाने बैठता है तो खाना ही खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस हो रहा था कि उनके घर में रहन-सहन खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते हैं कि नौकर का खर्चा बिल्कुल बेकार है, छोटा-मोटा काम तो घर में 3 मर्द हैं, कोई भी कर लेगा। उन्होंने उसी दिन नौकर को हिसाब कर दिया, मतलब निकाल दिया। अब अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारता है ना? नौकर को पुकारता है यहाँ पे कि नौकर कहाँ पे है? क्यों कहते हैं नौकर, मतलब कहते हैं खर्च ज़्यादा है, ठीक है? क्या कहते हैं बाबूजी कि मतलब नौकर को निकाल दिए तो बोलता है क्यों निकाल दिए अमर? तो बोलते हैं खर्च ज़्यादा है। यह वार्तालाप बहुत सीधा था, यह वार्तालाप बहुत सीधा था। जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए और आलस से उठकर बत्ती भी नहीं जलाई, है ना? इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अब माँ तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर को ही छुड़ा दिया, है ना? तो अगर बाबूजी यह सब समझते हैं कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था।
हाँ अम्मा, बसंती का असर था कि मैं कॉलेज जाऊं और लौट कर घर में आकर मैं झाड़ू लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, है ना, बूढ़े आदमी हैं। अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे। तो ये कौन कहता है बूढ़े आदमी हैं? तो अमर, उनका बड़ा बेटा, बोलता है। हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े ही व्यंग से कहा। कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन दिन में बनाकर रख दिया। मतलब 15 दिन का राशन ही बनाकर। बहू को कुछ कहे से पहले ही वह चौक से घुस गई, है ना, उससे पहले ही वह चौक में घुस गई। कुछ देर में कोठरी में आई तो बिजली जलाए तो गजाधर बाबू लेटे देखा वही सिटपिटा गई, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के साथ उसी बात में लगी हुई थी कि कुछ नहीं तो तुम्हारे पत्नी को ही चौके में। गजाधर बाबू का मुख मुद्रा से उनके भावों का अनुमान लगा सकी और चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए, पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ निकली, आंचल में पोंछती हुई पास आकर खड़ी हुई। गजाधर बाबू बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल ने चीनी मिल में नौकरी मिल गई है ना। तो किसके मिल में नौकरी मिली थी? रामजी मल की मिल में, चीनी मिल में। खाली बैठने से अच्छा है 4 पैसे घर में ही आएंगे, वही अच्छा है। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुक गए, जैसे ही बुझी हुई आग से चिंगारी चमक उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं सोच रहा था कि बरसों से तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी क्या? पत्नी से पूछे कि तुम भी चलोगी क्या? तो पत्नी ने सक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की है। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा, है ना। गहरे मौन में डूब गए। फिर नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला दिया। छोटा बेटा गजाधर बाबू का टीन बक्सा पतला सा बिस्तर, उस पर रख दिया और नाश्ते के लिए लड्डू मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। इस दृष्टि से उन्होंने अपने परिवार पर एक दृष्टि परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट गए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौकी में चली गई। बची हुई मठरियों का कटोरदान में रखकर अपने कमरे में ले आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबू जी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उस पे चलने तक की जगह नहीं है ना। तो वहाँ पे ये दिखाया गया है इस कहानी में कि उनकी जो पत्नी है वो भी कहीं न कहीं गजाधर बाबू को उसी दृष्टि से देखती है जिस प्रकार बच्चे, है ना, बच्चे जिस प्रकार माँ के साथ रहते हैं, तो अलग रहते-रहते उनका भी जीवन एक किचन में, मतलब गृहस्थी में ही रह गया। वो भी जा सकती थी गजाधर बाबू के साथ में कि वो हमेशा अकेले रहते, तो फिर वो नहीं चाहती हैं कि बच्चे यहाँ पे गृहस्थी है, नहीं जाना है, ठीक है? तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।